नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। तो क्लास 8 की हिंदी में आप सभी को पता है हमारा चैप्टर चल रहा है वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पाठ दो जिसका नाम है लाख की चूड़ियां और जिसको लिखा गया है कामता नाथ जी के द्वारा। इस पाठ को हम पिछले 2 सेशन से पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना चाहते हैं। तो पाठ आप सभी को पता है उद्योगों पर आधारित है कि किस तरह से शहरीकरण ने और औद्योगिक विकास ने कि बहुत ज्यादा औद्योगिक विकास हो गया है, यानी कि आज के समय में जो भी चीजें बन रही है या जो भी चीजें हो रही है वो सभी कुछ औद्योगों के द्वारा हो रही है, मशीनों के द्वारा हो रही है और इसे हम मशीनी युग भी कह सकते हैं। यानी कि एक तरह से मशीनी युग आ गया है, सारे के सारे काम अब मशीनों के द्वारा होते हैं, यानी कि इंसान पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हो गया है। तो ये चीजें एक तो देखिए हर चीज के एक सिक्के के जैसे कि 2 पहलू बताए गए हैं, तो इसके भी 2 पहलू यहाँ पर होते हैं कि उद्योगों से कोई भी काम जल्दी होता है, साफ सुथरा होता है मशीनों से, लेकिन एक दूसरा जो इसका पहलू है कि जो छोटे मोटे रोजगार, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो गांवों में चलते थे या जो एक पुश्तैनी जो रोजगार चलता हुआ आ रहा था लोगों का, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अपने हाथों से किसी भी चीज का निर्माण करके एक पारंपरिक रूप से वो उस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय जो है पूरी तरह से बंद हो गए हैं और वे लोग बेरोजगार हो गए हैं और भूखे प्यासे रहने पर विवश हो गए हैं, क्योंकि उनमें उनका जो एक परिवार का पालन पोषण होता था वो केवल इसी चीज से होता था। तो ये चीजें बंद हो गई, तो क्या उनके जीवन पर यहाँ पर असर हुआ वो हमें देखने को इस पाठ में मिल रहा है। तो इस पाठ में जो बदलू है उससे हमें काफी कुछ सीखने को यहाँ पर मिल रहा है कि क्या कुछ परिवर्तित हो गया है तब से अब तक, यानी कि पिछले 10 वर्षों में जब ये पाठ लिखा गया है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, कंटिन्यू करते हैं अपने आज के चैप्टर सेशन को और आप सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत ही कम पार्ट इस चैप्टर का बचा हुआ है। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। तो जैसे कि आपने देखा पिछले सेशन में जब हमने पढ़ा कि जो लेखक हैं कामता नाथ जी, ये पूरी जो घटना है वो कामता नाथ जी के द्वारा अनुभव की गई है, यानी कि उनके जीवन की है, बिल्कुल रियल है कि वो अपने मामा के गांव जाते हैं और वो वहां पर देखते हैं कि वहां पर जो बदलू है जो लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है, जिसका एक पैतृक व्यवसाय है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला जो व्यवसाय है जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता है, पालन पोषण होता है। आज जब 10 वर्षों पश्चात लेखक अपने मामा के गांव गए हैं तो काफी चीजें बदल चुकी हैं, सब कुछ परिवर्तित हो गया है। तो बहुत मुश्किल से उनको बदलू का वहां पर ध्यान आता है, वो भी एक घटना के कारण, जबकि उनके मामा की बेटी के हाथ में कांच की चूड़ियां चुभ जाती हैं और बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। तो उसे वह डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वहां जाकर उन्हें रियलाइज होता है कि ये कांच की चूड़ी के कारण ये हुआ है। तो उन्हें बदलू का ध्यान हो आता है। तो उसके बाद बदलू का ध्यान उन्हें हो आता है, तो यहाँ पर जब वो बदलू के पास जाते हैं तो क्या कुछ देखते हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह की बदलू की अब स्थिति हो गई है, उसका काम बंद हो चुका है, उसकी स्थिति अवस्था जो है वो जीर्ण हो चुकी है और क्योंकि काम नहीं है तो शायद बहुत अच्छे से परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, परिवार में दुख है, कलह है और रोग है। तो एक तरह से ये सारी चीजें परिवार जो है पूरी उसके उद्योग पर टिकी हुई थी, उसके उस लाख की चूड़ियों के व्यवसाय पर टिकी हुई थी। तो जब अब यहाँ पर उन्होंने अपना परिचय
बदलू को दिया तो बदलू को बहुत देर बाद याद आया कि वो कौन है। और इस तरह से अब उन्होंने उनके परिवार के बारे में पूछा, तो उन्होंने यहाँ पर उनके आम की फसल के बारे में पूछा। तो अब उन्होंने कहा कि जो आम की फसल है वो तो अच्छी है, और फिर उन्होंने अपनी बेटी को आवाज दी और आम लाने को कहा, लेकिन लेखक ने मना किया। और फिर उन्होंने कहा कि वाह वाह, बिना आम खिलाए मैं तुमको कैसे जाने दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने आम अपनी बेटी से मंगा लिए। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का जो हमारा पाठ है। तो लेखक कहते हैं, मैं चुप हो गया, यानी कि मैं उस समय चुप हो गया क्योंकि मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। यानी कि एक दिन ऐसा था जब वो बदलू लेखक के लिए मलाई बचाकर रखता था। अब उन्होंने क्योंकि मलाई से उन्हें याद आया कि उनके पास एक दुधारू गाय भी थी, तो उन्होंने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? तब लेखक कहते हैं, मैंने पूछा गाय के विषय में। उन्होंने कहा, गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? क्योंकि देखिए, जहां परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो चुका है, परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो चुका है, परिवार में दवा दारू का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो वहां पर गाय को पालना कहाँ मुमकिन है? तो उन्होंने कहा कि गाय कहाँ है लला? 2 साल हो गए बेच दी, उसे कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, यानी कि उनकी जो बेटी है, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यानी कि उनकी जो बेटी है वो डलिया में ढेर सारे आम ले आई। तो उन्होंने कहा, यानी कि लेखक ने कहा, यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? तब वो कहते हैं, वाह वाह, हंस पड़े, शहरी ठहरे ना। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। यानी कि मैं जब युवा अवस्था में था, जब मैं यंग था, तो इतने आम तो मैं एक बार में खा जाता था। तुम तो शहरी हो, क्योंकि शहरीकरण और औद्योगिकरण पर यहाँ पर एक तरह से प्रहार किया है कि शहर में लोग क्या होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, बहुत ज्यादा उनको वो सारी चीजों के लिए, पहली बात तो वो अपने खुद के काम, अपने बहुत सारे रोजमर्रा के काम भी खुद से नहीं करते। जैसे कि अगर घर में झाड़ू पोछा करना है तो उसके लिए भी काम वाली होती है, घर के बर्तन के लिए काम वाली होती है, कोई कोई तो फुल टाइम मेड जो घर के सारे काम करे, खाना बनाने से लेकर सारे बाकी के काम। और ऊपर से कभी अगर कुछ करना भी पड़ जाए तो हाथ से कुछ नहीं करना है, मसाला पिसा हुआ आता है, अगर किचन में कोई चीज ग्राइंड करनी है, पीसनी है, तो मिक्सर ग्राइंडर जूसर रहता है, और कपड़े धोने हैं तो मशीन है, पोछा लगाने के लिए मशीन है, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, आटा गूंदने के लिए मशीन है। यानी कि हर तरह से हर जगह मशीनों का मशीनों का उपयोग होने लगा है। तो शहरी लोगों को बहुत ही कमजोर बताया, यानी कि और दूसरा कि वो शहरी आबो हवा में रहते हैं, बहुत ज्यादा साफ स्वच्छ वहां पर पीने का पानी नहीं होता, बहुत साफ स्वच्छ वहां का जल नहीं होता, और वायु नहीं होती श्वास लेने के लिए। तो उनका एक तरह से जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा फिट नहीं होता, यानी कि वो बहुत ज्यादा हेल्दी उन्हें नहीं कह सकते। और एक तरह से उनका जो पाचन है, क्योंकि वो बहुत सारे जंक फूड्स खाते हैं और मिलावट वाली चीजें बहुत सारी खाते हैं, तो उनका एक तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कमजोर होता है। तो वही चीजें अंतर बताया गया है गांव और शहर की जो जीवनचर्या है उसमें। तो वो कहते हैं कि शहरी ठहरे ना, कि आप शहरी हो ना, यानी कि इतनी सारी क्योंकि मैं जब तुम्हारी उम्र का था, एक नौजवान 20-21 साल की उम्र का जो लड़का, एक नौजवान, तो वो उसके लिए क्या है ये आम, वो एक बारी में 8 से 10 आम तो आराम से खा सकता है। लेकिन तुम शहरी हो, तुमने इतनी सारी चीजें कभी एक साथ नहीं खाई है, तुम हर चीज को लिमिट में, कंट्रोल में, नाप तोल कर, क्योंकि उतना तुम्हारा वर्कआउट भी नहीं है, काम भी सारा मशीनों से होता है, तो तुम्हारी सेहत जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती है किसी भी चीज से। तो ये एक छोटी सी पंक्ति इतनी बड़ी बात को यहाँ पर कह रही है। तो वो कहते हैं कि आप लोगों की
बात ही कुछ और है, मैंने उत्तर दिया। यानी कि लेखक कहते हैं मैंने कहा कि हाँ, आप लोगों की तो बात ही कुछ और है, यानी कि गांव के जो लोग होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे है, ये इसी साल का पेड़ तैयार हुआ है, यानी कि नया पेड़ है, पहली बार इस पेड़ में फल आया है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो एक क्षण के लिए उसके हाथों पर मेरी निगाह ठिठक गई। यानी कि लेखक कहते हैं कि जब रज्जो यानी कि जो यहाँ पर जो बदलू की जो बेटी है रज्जो, उसने जब अच्छे अच्छे आम छाटे, आम लेखक को दिए, तो लेखक ने जब आम उसके हाथ से लेने वो लगे तो उन्होंने देखा कि कुछ टाइम के लिए उनकी जो निगाहें थी वो रज्जो के हाथों पर ठिठक गई। अब उन्होंने क्या ऐसा देखा कि एक क्षण के लिए उनकी आंखें वहां पर ठिठक गई, तो उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी। यानी कि अब केवल शायद रज्जो या एक आध ही गांव की महिला है जो बदलू की चूड़ियां पहनती है, यानी कि जिसके पास या तो पुराना स्टोर रखा हुआ है क्योंकि बदलू ने अब काम बंद कर दिया है, तो वो लाख की चूड़ियों की सुंदरता को 1 मिनट के लिए देखते ही रह गए। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। बदलू ने लेखक की दृष्टि देख ली कि वो एक टक लगाकर उन लाख की चूड़ियों को देख रहे हैं, तो उन्होंने उनकी दृष्टि पहचान ली और कहा कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। यानी कि जो ये यहाँ पर रज्जो ने जो जोड़ा पहना हुआ है लाख की चूड़ियों का, तो वो कहते हैं कि मैंने यही आखिरी जोड़ा यानी कि जब मेरा व्यवसाय बंद हुआ उससे पहले जो आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था वो यही था, ये भी मैंने बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, और इसके 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे। यानी कि बहुत कम पैसे दे रहे थे क्योंकि अब वैल्यू खत्म हो चुकी थी लाख की चूड़ियों की, वो महत्व, वो इम्पोर्टेंस, वो सुंदरता अब नहीं देखी जा रही थी क्योंकि वो कांच की चूड़ियों के आगे फीकी हो गई थी। तो बहुत कम वो पैसे दे रहे थे, वो केवल ट्रेडिशन के हिसाब से उसे लेना चाहते थे, वरना उनका लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो वो उसको 10 आने पैसे दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने जोड़ा नहीं दिया। जैसे कि उन्होंने अभी तक बताया है कि वो पूरे साल यानी कि हर समय भले ही वो मुफ्त की चूड़ियां दे दे लोगों को, लेकिन विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार था जहां पर वो पूरी कसर पूरी कर लिया करते थे, यानी कि सारी कसर निकाल लिया करते थे। वो क्या करते थे कि वो लोगों को उस समय पर लोग उन्हें उपहार स्वरूप शगुन के तौर पर कपड़े देते थे, शगुन के तौर पर पगड़ी देते थे, पैसे देते थे। तो उन्होंने जब केवल 10 आने में ये चूड़ियां लेने की बात की तो उन्होंने वो जोड़ा उन्हें नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया, क्योंकि लेखक कहते हैं मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, यानी कि वो एक बदलने वाला व्यक्ति नहीं था। उसका व्यवहार 10 साल पहले जैसा था, आज भी वैसा ही था। उसने हार नहीं मानी थी अपने जीवन में, यानी कि वो झुका नहीं था कि उसका व्यवसाय बंद हो गया है, लेकिन उसने फिर भी उस जो नई चीज जो आई थी उसको अपनाया नहीं था। उसके लिए उसकी वैल्यूज, उसके महत्व सबसे ज्यादा बड़े थे। तो कामता नाथ जी द्वारा ये लिखा गया जो पाठ है हमारा, ये पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो ये कुछ आपके पाठ से दिए गए अभ्यास के प्रश्न हैं जिनको हम उत्तर के साथ
यहाँ पर हमने लिखा हुआ है और इन्हें आप अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि पाठ को हमने लगभग पिछले 3 दिनों से 3 सेशन से हम पाठ को पढ़ रहे हैं और अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर करेंगे। तो देखिए उत्तर हमने लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग भी कोशिश करेंगे प्रश्न का उत्तर देने की। पहला प्रश्न है आपकी इस पाठ्य पुस्तिका से, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू काका न कहकर बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? जीआईसी बाग वाला। यस, वेरी गुड। जीआईसी हिंडोली खाल। यस, वेरी गुड। जीआईसी बाग वाला, क्या बच्चे आप आंसर देंगे? यस, जीआईसी बाग वाला। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर दिव्यांशु। दिव्यांशु, वेरी गुड। चलिए उत्तर दीजिए अपने मन से, स्क्रीन पर नहीं देखेंगे। जो आपको लगा कि लेखक क्यों जाते थे अपने मामा के गांव चाव से और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहते थे? मैम बचपन में लेखक अपने गांव इसलिए जाता था कि उसको गांव बहुत अच्छा लगता था मैम। हाँ, सबको लगता है अपनी नानी का गांव बहुत अच्छा। कोई और बच्चा क्लास का? यस यस, कोशिश कीजिए। क्यों जाना चाहते थे? बड़े चाव से जाते थे वो। क्या मिलता था उन्हें ऐसा वहाँ पे? अच्छा, आप क्यों जाना चाहते हैं अपनी नानी के गांव? आपको भी पसंद होगा ना अपनी नानी के गांव जाना? मैं वहाँ पे रंग बिरंगे गोलियां देता था। यस। चलिए, एक गोलियां मिलती थी और आगे क्या होता था कि वो बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? मैम क्योंकि गांव के बच्चे सारे उसके मामा को बल्लू काका कहते थे इसलिए। यस, लेकिन बच्चे वो बल्लू नहीं है, वो बदलू है। बदलू। बदलू। यस। लेखक को बदलू काका से बहुत लगाव था। यस, वेरी गुड। देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसीलिए जाता था क्योंकि हर बार जब वो जाता था तो उसके मन में एक ही चीज रहती थी कि वहां पर एक लाख की चूड़ियां बनाने वाला जो कारीगर बदलू रहता था और लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। क्यों लगाव था? क्योंकि जब भी लेखक वहां जाते थे तो उनको वो ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना बना कर देते थे। जिसको वो जब अपने घर आते थे तो अपने फ्रेंड्स को दिखाते थे, उनके जो मित्र होते थे वो बहुत खुश होते थे। और दूसरी बात कि जब भी वो अपने मामा के गांव जाते थे वो देखते थे कि गांव के सारे बच्चे उन्हें बदलू काका कहकर पुकारते थे। तो फिर भी क्योंकि वो उनके मामा का गांव है तो मामा के गांव में जितने भी रिलेटिव होते हैं ज्यादातर मामा, मौसी, मामी, नाना, नानी, इस तरह से हम सबको बुलाते हैं। तो वो बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करते थे क्योंकि उनके साथ के सारे बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय, एक शब्द यहाँ पर आया है कि उसके वस्तु विनिमय का पूरा सेंटेंस। जब आपने इस कहानी को पढ़ा तो इसमें आपने एक वाक्य पढ़ा था कि उसके वस्तु विनिमय का तरीका अलग था। कैसा तरीका था उसके वस्तु विनिमय का? क्या करता था वो? और सबसे पहली बात कि ये वस्तु विनिमय होता क्या है? वस्तु विनिमय होता है सामान को खरीदना और बेचना।
यानी कि एक वस्तु को लेकर दूसरी वस्तु, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है, जैसे हम खरीदते हैं ना, कोई भी सामान, कोई भी चीजें खरीदते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी चीज देते हैं और उससे उसकी चीज लेते हैं। तो वस्तु विनिमय का जो पहले का जो तरीका होता था, पहले क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। यानी कि कोई भी चीज जो है, अगर कोई चीज, जैसे कि इस पाठ में ही आप देख सकते हैं, जो बदलू था उसके वस्तु विनिमय का तरीका था कि वो अपने लाख की चूड़ियों को बेचता था और लोगों से पैसे ना लेकर अनाज लेता था, उसके बदले में अनाज लेता था, क्योंकि अनाज की उसको ज्यादा जरूरत थी तो वो अनाज लेता था। तो उसके वस्तु विनिमय का तरीका अलग था। लेकिन अभी एक और प्रश्न पूछा गया है, देखिए 2 प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन उसके अंदर भी 2 प्रश्न है। वस्तु विनिमय क्या है, एक प्रश्न है, और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। प्रचलित यानी कि फेमस, जो आजकल चल रही है सामान्य तौर पर, प्रचलित पद्धति क्या है। तो देखिए, वस्तु विनिमय तो एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लिया जाना है और दूसरी वस्तु के बदले पैसे नहीं दिए जाते, वस्तु ही ली या दी जाती है। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान परिवेश है, वर्तमान जो समय है, इसमें क्या होता है, अब जो भी वस्तु विनिमय होता है, जो भी लेन देन होता है, वो उसकी पद्धति है मुद्रा। मुद्रा यानी कि पैसे। अब हम जो भी चीजें लेते हैं या देते हैं वो किसमें लेन देन करते हैं, हम पैसों से। बाजार जाते हैं, अगर हमें कोई चीज बेचनी है तो हम पैसों से उसे बेचते हैं। हम अगर अपने घर की चीज कुछ बेच रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है और उन्हें हमें बाजार में जाकर बेचना है, तो हम कोई भी सामान नहीं खरीदते, हम उसके बदले पैसे लेते हैं। हम भी जब बाजार कुछ भी लेने जाते हैं तो हम पैसे लेकर जाते हैं और सामान के बदले हम पैसे देते हैं। तो वस्तु विनिमय का प्रचलित जो पद्धति है वो आजकल मुद्रा पद्धति है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि इसी पाठ से पूरा पाठ इसी के आगे पीछे घूम रहा है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनी युग ने कई हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। जो कारीगर हैं, यानी कि कौन से कारीगर, यस, जीआईसी बाग वाला बच्चे, हैंड रेज आ रहा है आपका, यस, वेरी गुड। नाम क्या है बच्चे आपका? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम अनन्या। यस, वेरी गुड अनन्या। मैम क्योंकि मशीनों की जगह पहले बहुत लोग काम करते थे, अब मशीन के आने से लोगों का काम कम हो गया और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी वजह से वो अपना रहन सहन उनका बहुत तकलीफ में आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा उत्तर आपने दिया जैसे आपने अपने मन से, कोई भी कहीं से पढ़कर नहीं दिया, बिल्कुल आपने, ऐसा लग रहा है कि पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है, बहुत अच्छे। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि जैसे ही मशीनी युग ये आया है, यानी कि हर चीज में, जहां पहले एक जो कारखाना होता था वहां पर कम से कम 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 मजदूर काम किया करते थे, आज उस कारखाने में केवल 50 मजदूर काम करते हैं, क्योंकि बाकी सब मजदूरों का काम मशीनें करती हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको अनन्या का उत्तर मिल चुका है और हमारा ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नोत्तर हम 2-4 जो प्रश्नोत्तर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के प्रश्नोत्तर हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।
तो अभी का जो हमारा सेशन है ये यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।